हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सार में। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग आदिकाल चारण काव्य की क्लास 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक क्लास को चारण काव्य की पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, लगातार वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। और दरअसल क्या है कि मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई, हमारी माता जी वहाँ गई हुई हैं और घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आप लोग को डेली प्रोवाइड कराएं। तो आज हम सभी लोग सबसे पहले चंद बरदाई को पढ़ेंगे। चंद बरदाई के बारे में हम सभी जानेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जो कुछ कवि ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आदिकाल में पूछे जाते हैं। जैसे विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो हो गए, चंद बरदाई हो गए और जगनिक हो गए। और उधर अगर चाहे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में लगभग सराहपा को पूछा जाता है और ये सब इम्पॉर्टेंट है। और आदिकाल में ज़्यादा क्वेश्चन आदिकाल से तो आते नहीं हैं, फिर भी जो आते हैं वो छूटे ना हम लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देर ना करेंगे। और इसके पहले मैंने जो चारण काव्य की पहली क्लास ली थी उसमें आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि तज़किरा-ए सुघराई हिंदी के लेखक कौन हैं। तज़किरा-ए सुघराई हिंदी के लेखक कौन है, तो मौलवी करीमुद्दीन है। मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए सुघराई हिंदी पुस्तक की रचना जो है वो गारसा दत्तासी से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। 2-3 कवियों को उसमें पढ़ाया भी गया है। और आज चंद बरदाई को हम लोग देखेंगे। और चंद बरदाई जो हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किए थे और इनके बारे में कुछ कथन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में कहना चाह रहे हैं कि जो चंद बरदाई हैं ये प्रथम महाकवि हैं हिंदी के, और इनका जो पृथ्वीराज रासो हैं वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य कौन बोले हैं, ये ऐसे याद कर लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले हैं चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे मिश्र बंधु के बारे में कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना जा सकता है। अब इन्होंने वास्तविक शब्द जोड़ दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कथन में। इन्होंने कहा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना जा सकता है। और आगे देखेंगे हम लोग कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों में मतभेद हैं जो निम्न हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं तो कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्ध प्रामाणिक है, मतलब कुछ चीज़ें उसमें प्रामाणिक हैं और कुछ नहीं प्रामाणिक हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं, कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। तो कुंवर कन्हैया जू हैं। किसी बुक में आप लोग पढ़ेंगे इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 2-3 विद्वान के नाम ही मिलते हैं, 3 या 4, इससे ज़्यादा विद्वान के नाम लोग को नहीं मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुंवर कन्हैया जू, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, राधा कृष्ण दास, कर्नल टाड और मोतीलाल मिनारिया। हम मिनारिया नहीं में रहेगा, मिनारिया। ये जो हैं ये लोग पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। ये लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी है कि पृथ्वीराज रासो को, भाई प्रामाणिक देख लिए, तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, जो विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से आइए जानते हैं कि कविराज मुरारी दीन, कविराज श्यामल दास और डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये इतने जो नाम हैं
ये सभी लोग जो हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ प्रसिद्ध हैं जो याद ही रहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं वो अप्रामाणिक मानते हैं पूरी तरह से, और अंकमल वर्मा भी अप्रामाणिक मानते हैं, और गौरी शंकर ओझा चंद जी हैं जो ये भी अप्रामाणिक मानते हैं, मुरारी दीन। तो कुछ पता है जो हम लोग को नहीं पता है वो जो है, जैसे मुंशी देवी प्रसाद हैं, श्यामल दास हैं, इन सबको आप लोग कई बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाए। कहीं नोट डाउन कर लीजिए इसको, जिस कॉपी पे भी आप पढ़ते हो वहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कभी कभी देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग अब आ गए कि अर्ध प्रमाणिक, जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर आ जाता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। और विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, अगरचंद नाहट, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और प्रेमचंद्र सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो हैं ये सब पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, और सुनीति कुमार चटर्जी जी को, ये सब जरूरी है। अब हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानेंगे कि पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार की इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा। दोहा नहीं होगा यहाँ पे, दूहा होगा, क्योंकि जो बिरगाथा काल में मतलब होता था वहाँ दूहा रहता था। तोमर और गाहा आदि, ये सब जो है, गाहा से बाद में वो गाथा हो जाता है, गाथा या गाहा, तो गाहा, ये सब छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। लगभग 68 प्रकार के छंद उसमें मिलते हैं, मतलब है कि ये काफ़ी मोटी पुस्तक है। और पृथ्वीराज रासो को छप्पय का विशेषज्ञ माना जाता है। सभी छंद हैं लेकिन इनका जो छप्पय है ये बहुत प्रिय छंद है। पृथ्वीराज मतलब चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो में छप्पय छंदों की मतलब ये माना जाता है चंद बरदाई छप्पय के विशेषज्ञ माने जाते हैं। छप्पय जो है इनका प्रमुख छंद है, किसका, चंद बरदाई का। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 68। और चंद बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं या उनका प्रमुख छंद कौन सा था, तो छप्पय था। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो हैं वो सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित हैं, और जहाँ ऐसे नहीं मिलते, जैसे जहाँ सुख-सुखी संवाद के तथ्य नहीं मिलते हैं उसको ये छेपक मान लेते हैं, इसलिए अर्ध प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। जहाँ सुख की संवाद के रूप में रचित है जहाँ तक, वहाँ तक ये मानते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो, वहाँ तक ये प्रमाणिक है। और जो जहाँ सुख-सुखी संवाद के रूप में नहीं मिलता है वहाँ ये बोलते हैं कि ये सब बाहरी हैं या छेपक है, इसमें अब अलग से जोड़ दिए गए हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अब कुछ कथन देख लेंगे जिसमें प्रमुख है और बार बार पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर इनके बारे में कहते हैं कि चंद बरदाई छप्पैयों के राजा हैं। तो चंद बरदाई को छप्पैयों का राजा किसने कहा है, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। नामवर सिंह को भी क्यों छोड़े, अब ये पीछे थोड़ी रहने वाले हैं। अब ये भी कह देते हैं कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है, हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो शिव सिंह सेंगर हैं ये छप्पैयों का राजा कहते हैं, लेकिन नामवर सिंह जो है वो छंदों का राजा कहते हैं, छप्पैयों का ना कह के ये छंदों का राजा कहते हैं इसमें। और ये जो है ना, ये हमने बताया है कि 68 छंदों का प्रयोग ये डॉक्टर नगेंद्र माने हैं, ये इनके द्वारा प्रमाणित है। डॉक्टर नगेंद्र 68 छंदों का प्रयोग मानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि पृथ्वीराज रासो का पहला समय आदि समय है। जैसे पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, अंक कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन समय उसको बोलते हैं। उसमें पृथ्वीराज रासो में समय बोला गया है। तो आप लोग समझ लेंगे कि जो भाग होता है पृथ्वीराज रासो का पहला जो भाग है या पहला समय जो है वो आदि समय के नाम से जाना जाता है। पूछ ले मान लीजिए एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो का पहला समय क्या है, आप लोग को सोचेंगे पहला समय, तो समझ लीजिए समय इसमें जो पूछ रहा है वो भाग को ही समय कह रहा है। तो पहला समय इसका आदि समय है। आगे बढ़ते हैं और
पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। और पृथ्वीराज रासो जो है ये मतलब अपूर्ण ग्रंथ है, इसको जल्हड़ ने पूरा किया था, क्योंकि चंद बरदाई बाद में एक कहानी भी है कि जब पृथ्वीराज को लेके चला जाता है गौरी, तो फिर ये जाते हैं, मतलब चंद बरदाई उनके साथ चले जाते हैं, तो इनकी पुस्तक जो है वो अधूरी रह जाती है। बाद में अपने पुत्र को कह के जाते हैं जल्हड़ को, ये पुस्तक आप मतलब इसको कंप्लीट कर देना लिख के, मतलब ये पुस्तक पूरी कर देना। और पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, 68 प्रकार के छंद हैं, 69 समय हैं। और आप लोग का क्वेश्चन आ गया कि हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को किसने लिखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली वीडियो हम आप लोग को इसका आंसर ही बताएंगे, और आप लोग कमेंट में जिसको पता हो इसका आंसर ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी लगी उसको भी बताएं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।